सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने सी प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और आपको यहाँ पर मिल जाएगी वो प्लेलिस्ट जिसमें हम सी प्रोग्रामिंग के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को प्रॉब्लम के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक हमने इस वीडियो सीरीज़ में 50 प्रॉब्लम्स को लगभग सॉल्व किया है और ये प्रॉब्लम्स कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं कि दूसरी प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम से थोड़ा ही डिफ़िकल्टी लेवल के मामले में थोड़े ही एकदम डिफ़िकल्ट है। मतलब अगर आपने प्रॉब्लम 1 को अच्छे से समझा है तो प्रॉब्लम 2 आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरीके से अगर आपने प्रॉब्लम 1 और 2 को अच्छे से सॉल्व किया है तो प्रॉब्लम 3 आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। मतलब सारे ही वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप अगर फ्लो में जाएंगे, फ्लो में एक एक वीडियो को देखेंगे और उनमें दी गई प्रॉब्लम्स को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डिफ़िकल्टी कहीं भी महसूस नहीं होगी सी प्रोग्रामिंग को सीखने में। और प्रॉब्लम नंबर 1 को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे VS कोड को सेटअप किस तरीके से करना है ये भी मैंने समझाया है। आप इसको देखकर VS कोड सेटअप कर सकते हैं। हम सारे ही कोड VS कोड में रन कर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पे एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि हम इस वीडियो सीरीज़ में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। अगर आपने इन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा है तो पहले आप इनको जब देखेंगे तब आपको आज का ये वीडियो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को और हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को प्रोग्रामिंग के जरिए समझेंगे। मतलब हम इस नोट्स में दी गई सभी लाइंस को समझेंगे प्रोग्राम के द्वारा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट्स वो स्टेटमेंट्स होते हैं जिनकी मदद से सी प्रोग्राम कोई निर्णय या डिसीजन लेता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही हमको समझ में आ रहा है ना कि कंडीशनल मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो किसी कंडीशन के लिए लिखा गया हो। ठीक है, तो उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट की मदद से हमारा जो प्रोग्राम होता है सी प्रोग्राम वो डिसीजन ले पाता है। प्रोग्राम कंडीशन को चेक करता है और कंडीशन ट्रू या फॉल्स होने पर अलग अलग कोड एग्जीक्यूट होता है। मतलब अगर कोड सही होगा, मतलब ये जो कंडीशन है ये सही होगी तो कोई कोड एग्जीक्यूट होगा, कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझे तो अगर यह कंडीशन सही है तो यह काम करो वरना दूसरा काम करो। ठीक है, कंडीशन के सही होने पर हमें एक काम करना है और कंडीशन के गलत होने पर हमें दूसरा काम करना है। एक बार हम समझ लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों होती है, उसके बाद में हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग करते हैं। प्रोग्राम को इंटेलिजेंट बनाने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। रियल लाइफ लॉजिक को प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम जिनमें कोई डिसीजन लिया जा रहा है उस तरीके के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। लूप, एरे और एडवांस टॉपिक को समझने के लिए भी हम कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं। मतलब बिना कंडीशन के प्रोग्राम सिर्फ फिक्स्ड आउटपुट देगा। ठीक है, मतलब अगर आपके प्रोग्राम में कंडीशन नहीं है तो आपका प्रोग्राम हमेशा फिक्स्ड आउटपुट देगा। इस बात को समझने के लिए हम एक कोड से समझते हैं इस बात को। जैसे अभी ये जो कोड लिखा है इसको आप मत देखिए, यहाँ पे देखिए ये कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर मैं इस कंडीशन को इस प्रोग्राम से हटा देता हूँ, ठीक है, मैं ये कंडीशन को देखिए मैंने इस कंडीशन को हटा दिया। अब मेरे इस प्रोग्राम में कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, अब अगर इस प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, चाहे इस प्रोग्राम को मैं एक बार रन करूँ चाहे 1000 बार रन करूँ, मुझे ये प्रोग्राम हमेशा यही आउटपुट देगा। ठीक है, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो जब भी ये प्रोग्राम रन होगा तो मुझे हमेशा ही ये आउटपुट मिलेगा, चाहे मैं इस प्रोग्राम को कितने बार भी रन करूँ। यही बात वहाँ पे बोली जा रही है कि अगर आपके कोड में कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं है तो आपका प्रोग्राम जो होगा वो हर बार फिक्स्ड आउटपुट देगा। जैसे कि हमारा ये देखिए ये प्रोग्राम है, जितने बार मैंने रन किया उतने बार देखिए ये फिक्स्ड आउटपुट ही दे रहा है, जो आउटपुट हर बार ही
यही आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट के प्रकार क्या होते हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के 4 प्रकार हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, एक एक करके हम सभी को समझते हैं। सबसे पहले हमारा इफ़ स्टेटमेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है। तो देखिए, इफ़ स्टेटमेंट मतलब क्या है कि अगर हमें कोई कंडीशन चेक करनी है और वो कंडीशन अगर सही है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, और कंडीशन सही नहीं है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट न हो, बस इसका इतना ही मतलब है। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि इफ़ का मतलब क्या होता है। इफ़ का मतलब हमें पता है कि इफ़ का मतलब होता है अगर, है ना, अगर होता है इफ़ का मतलब अगर। क्यों? अगर ये कंडीशन, जो कंडीशन यहाँ पे लिखी हुई है, ये कंडीशन सही होती है तो हमें ये ब्रैकेट के अंदर जो भी काम बोला गया है वो काम करना है। ठीक है, बस इसका मतलब इतना ही होता है। अगर कंडीशन सही है तो कोड एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन सही नहीं है तो ये वाला जो कोड होगा ये स्किप हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम बना है। इस प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है। पहली लाइन में देखिए, एक एज नाम का वेरिएबल बनाया गया है जिसमें 20 वैल्यू को 20 को असाइन किया गया है, मतलब एज नाम का वेरिएबल 20 को स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए लिखा हुआ है कि अगर, है ना, इफ़ मतलब अगर एज की वैल्यू क्या है 20 बड़ा है या बराबर है 18 के, तो 20 क्या 18 से बड़ा या बराबर है, तो हाँ 20 18 से बड़ा है। तो ये कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही हो गई मतलब हम इसके अंदर जो भी लाइन लिखी है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर एज की वैल्यू मान लीजिए कि 20 की जगह 15 होती, एज की वैल्यू अगर 15 होती, मतलब यहाँ पे 20 ना होता, यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे 15 होता, तब ये कंडीशन जो है 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये कंडीशन क्या हो जाती है, कंडीशन गलत हो जाती है, क्योंकि 15 जो है वो 18 से बड़ा नहीं है। कंडीशन गलत होती है तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती। ठीक है, तो इसी बात को हम प्रोग्राम में देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारा पहले से लिखा हुआ है। मैं वो जो लाइन पहले थी उसको वापस ला देता हूँ। ठीक है, ये है हमारी वो लाइंस जो कि पहले इस प्रोग्राम में लिखी थी, अभी हमने चेंज किया थोड़ी देर पहले। अब देखिए, इस प्रोग्राम को अभी मैं रन करूँगा, क्योंकि 20 जो है 18 से बड़ा है, कंडीशन सही हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम का जो आउटपुट होगा वो आएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 20 को मैं 15 कर देता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि इफ़ के अंदर जाएगा, कंडीशन गलत हो जाएगी, कंट्रोल बाहर आ जाएगा, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, कुछ भी हमें आउटपुट में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया और हमें आउटपुट में कुछ नहीं मिला। ठीक है, इस बात को और बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को, और दोबारा मैं रन करता हूँ तो देखिए हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिला। लेकिन इसी की जगह मैं अगर कुछ बड़ा नंबर रख दूंगा, कंडीशन सही हो जाएगी तो हमें आउटपुट में मिलेगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, इस तरीके से ये कंडीशंस काम करती हैं, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ये पहले तरीके का कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, बहुत सिंपल था। उसके बाद आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ एल्स स्टेटमेंट मतलब अगर ये कंडीशन सही होगी तो ये वाला काम करो, कंडीशन गलत होगी तो ये वाला काम करो। ठीक है, इसमें हमने 2 चॉइस दे दी। कंडीशन ट्रू है तो इफ़ वाला ब्लॉक चलेगा, कंडीशन गलत है तो एल्स वाला ब्लॉक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। इस प्रोग्राम को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद में इसको हम रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मार्क्स नाम का ये वेरिएबल है जिसमें एक नंबर जो कि 35 है स्टोर किया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर मार्क्स जिसकी वैल्यू 35 है ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो कंडीशन सही है कि गलत है। कंडीशन सही है, 35 जो है बड़ा है 33 से, तो प्रिंट हो जाएगा पास। ठीक है, अगर इसके अलावा यहाँ पे 35 की जगह 30 होता तो ये कंडीशन क्या होती, ये कंडीशन गलत हो जाती। कंडीशन गलत होती तो क्या प्रिंट होना चाहिए था, फेल। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल सा ये प्रोग्राम है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अपने VS कोड में एक बार रन करके देखते हैं कि सेम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस कोड को हटाकर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे
फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन होता है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है, मैं पिछला वाला आउटपुट यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी मैं रन करूँगा तो मार्क्स की वैल्यू 35 है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, मुझे आउटपुट में मिलेगा पास। तो यहाँ पे देखिए पास मिला। अगर यहाँ पे मैं 35 की जगह उसके जो मार्क्स हैं, जो भी स्टूडेंट है उसके मार्क्स अगर 30 है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशन गलत हो जाएगी, है ना, कंडीशन गलत हो जाएगी और हमारा यहाँ पे जब रन करूँगा तो मुझे फेल मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 33 ही पासिंग मार्क्स होते हैं, यहाँ पे हम 40 भी कर सकते हैं। ये प्रोग्राम जब हम बनाते हैं तो अपने हिसाब से हम चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी के 39 भी मार्क्स हैं तो भी वो फेल रहेगा। क्यों फेल रहेगा, क्योंकि हमने पासिंग मार्क्स को क्या कर दिया, 40 कर दिया। ठीक है, तो अभी मैं रन करूँगा तो आंसर में मिलेगा हमें फेल। ठीक है, क्यों, क्योंकि 39 मार्क्स की वैल्यू है तो यहाँ पे कंडीशन चेक हुई 39 ग्रेटर देन 40, तो 39 तो 40 से ग्रेटर देन नहीं है तो कंडीशन गलत है। तो कंडीशन गलत है तो हम कहाँ जाएंगे, एल्स में आके प्रिंट करेंगे फेल। ठीक है, इस तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को, ज़रूरत के हिसाब से आप कंडीशंस को लिख सकते हैं। इसके बाद ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रकार के कंडीशनल स्टेटमेंट्स को अब हम समझते हैं। जो तीसरे तरीके का कंडीशनल स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स मतलब क्या होता है कि इफ एल्स के अंदर हम दूसरा इफ एल्स लिख सकते हैं। जब एक इफ़ के अंदर दूसरा इफ़ इस्तेमाल किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, नेस्टेड इफ़ कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये एग्जाम्पल दिया है, इस एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए मार्क्स नाम का वेरिएबल है, MARKS मार्क्स नाम का वेरिएबल है, उसमें जो वैल्यू स्टोर की गई है वो क्या है, 85 है। ठीक है, अब इसके बाद हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, इसमें इफ़ कंडीशन लिखी हुई है कि मार्क्स की वैल्यू जो कि 85 है, अगर क्या मार्क्स की वैल्यू बड़ी है 33 से तो कंडीशन ये सही है गलत है, ये कंडीशन सही है। ये कंडीशन सही है मतलब क्या करेंगे, हम इफ़ के अंदर आएंगे और जब हम इफ़ के अंदर आएंगे तो हमें यहाँ एक और इफ़ मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन चेक हो रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड इफ़। यहाँ पे देखिए मार्क्स की वैल्यू क्या है, 85 है, 85 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 75, ये भी कंडीशन सही है, ये भी कंडीशन सही है। तो हम नीचे आ जाएंगे और हम क्या प्रिंट करेंगे, हम प्रिंट करेंगे डिस्टिंक्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस इफ़ का एल्स ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस इफ़ का एल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये कंडीशन जब सही है तो हम डिस्टिंक्शन प्रिंट करेंगे, और ये कंडीशन अगर गलत हो जाती है अंदर वाली तो हम एल्स में जाते हैं और प्रिंट करते हैं कि सिर्फ पास हो, है ना। इस बात को एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि किसी छात्र के नंबर हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं नंबर, कुछ और ले लेते हैं। मान लीजिए किसी छात्र के नंबर हैं 60, ठीक है, 60 ले लेते हैं। अब क्या होगा, अब ये कंडीशन मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर दूँ इसको। अब यहाँ पे देखिए मान लेते हैं कि मार्क्स की वैल्यू क्या है, 60 है, तो कंडीशन चेक होगी कि 60 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कंडीशन ट्रू है तो हम अंदर आ जाएंगे। अंदर आके फिर चेक करेंगे कि क्या 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 75 है। ठीक है, 75, 60 ग्रेटर देन 75, कंडीशन गलत। तो अब ये जो इफ़ लिखा है ना अंदर वाला, इसका एल्स कहाँ पे है, तो इसका एल्स ये लिखा हुआ है। तो इसके एल्स में क्या है, क्योंकि कंडीशन गलत हो गई है, इसके एल्स में क्या लिखा हुआ है, पास। तो ये पास प्रिंट होके आएगा, डिस्टिंक्शन नहीं प्रिंट होके आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर मान लेते हैं कि किसी के मार्क्स 30 होते तो ये कंडीशन गलत होती। कंडीशन गलत होने पे क्या होता, कंडीशन गलत होने पर इस इफ़ का एल्स कौन सा है, इस इफ़ का ये जो इफ़ यहाँ पे है इसका एल्स ये लिखा हुआ है, तो ये फेल प्रिंट होके आ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से ये नेस्टेड इफ़ का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं क्या करता हूँ कि इस कोड को मैं कॉपी करके VS कोड में पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार हम इसको रन करके देखते हैं कि किस तरीके से ये कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है। और यहाँ पे VS कोड में मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखिए VS कोड में हमारे पास ये फैसिलिटी है कि हम कोड की यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब देखिए ये कोड है हमारा, मैं टर्मिनल को क्या कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब देखिए मार्क्स की वैल्यू 85,
ठीक है। कंडीशन ये ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन ट्रू है तो हम इफ़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे फिर से एक कंडीशन लिखी है, हम इसको भी चेक करेंगे। तो 85 बड़ा है 75 से, हाँ, तो प्रिंट क्या होगा, डिस्टिंक्शन प्रिंट होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ और देखिए आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, डिस्टिंक्शन मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस कोड को चेंज करूँ और स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं उनको मैं 60 कर दूँ कि स्टूडेंट को 60 नंबर मिले हैं, तो अब देखिए ये कंडीशन तो सही हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि 60 जो है 33 से बड़ा है। लेकिन जब ये कंडीशन अंदर जाके चेक होगी तो 60 जो है वो 75 से बड़ा नहीं है, कंडीशन गलत होगी। तो इस इफ़ का एल्स कौन है, ये है ना। और ये क्या बोल रहा है कि प्रिंट करो पास। तो मतलब अगर स्टूडेंट को 60 नंबर मिले हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, पास आएगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर मान लेते हैं स्टूडेंट को कितने मिले हैं, 30 मिले हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, 30 ग्रेटर देन 33, कंडीशन गलत। तो इस इफ़ का एल्स कौन है, इस इफ़ का एल्स ये वाला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। तो अब आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा फेल, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा नेस्टेड इफ काम करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि है स्विच स्टेटमेंट, कि जब हमें एक वेरिएबल के कई फिक्स्ड ऑप्शंस में से एक चुनना हो तब स्विच का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमें एक वेरिएबल के लिए कई फिक्स्ड ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं और उनमें से हमें एक चुनना है तब हम क्या यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, ठीक है। देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जब हम इसका यूज़ करना शुरू करते हैं तो हम समझते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इजी कॉन्सेप्ट है स्विच स्टेटमेंट का। एग्जाम्पल के लिए सिंटेक्स तो ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है कि यहाँ पे एक वेरिएबल है डे नाम का, ठीक है। तो मैं डे नाम का ऐसा वेरिएबल लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, 3 है। अब यहाँ पे देखिए स्विच के अंदर लिखा हुआ है डे, डे की वैल्यू क्या है, 3, मतलब स्विच के अंदर क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहाँ पे केस 1, केस 2, केस 3 और डिफ़ॉल्ट केस है। अब केस 3, क्योंकि यहाँ पे 3 है, डे की वैल्यू 3 है, इसलिए यहाँ पे जितने केसेस लिखे हैं उनमें से 3 ढूंढा जाएगा कि 3 कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे केस के बाद क्या लिखा है, 1, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। केस के बाद क्या लिखा है, 2, तो ये भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। केस के बाद क्या लिखा है, 3, ये 3 और ये 3 मैच हो गया। तो अब जो भी इस केस के अंदर स्टेटमेंट लिखा है वो एग्जीक्यूट किया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं लगाएंगे तो इस केस के बाद जितने केसेस हैं वो सारे केसेस के आउटपुट भी प्रिंट हो जाएंगे। इसलिए जब भी हम स्विच केस यूज़ करते हैं तो हमें ये ब्रेक लगाना बहुत ज़रूरी। मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तब हमें ये बात ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। मैं इसको VS कोड में रन करता हूँ। तो यहाँ से ये पुराना कोड मैं हटाता हूँ और नए कोड को पेस्ट करता हूँ और डॉक्यूमेंट को क्या करता हूँ, फॉर्मेट करता हूँ, ठीक है। देखिए ये स्विच केस हमारा लिख के आ गया। मैं टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ। अब देखिए फ़िलहाल जैसा कि हमने अभी समझा कि डे की वैल्यू 3 है, तो यहाँ डे की वैल्यू 3 आ जाएगी। केस 3 से मैच होके वेडनेसडे प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे हमने कोड रन किया और आउटपुट में देखिए वेडनेसडे लिखकर आ गया है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस डे की वैल्यू को मैं 2 कर देता हूँ, ठीक है। इससे आउटपुट में क्या मिलेगा, हमें ट्यूसडे मिलेगा, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ तो आउटपुट में हमें क्या मिल गया, ट्यूसडे मिल गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं यहाँ से ब्रेक हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने ब्रेक हटा दिया। अब मैंने ब्रेक हटा दिया तो ट्यूसडे प्रिंट होगा, उसके बाद केस 3 का वेडनेसडे भी प्रिंट होगा। यहाँ पे ब्रेक मिलने के कारण अब रुक जाएगा, ठीक है। तो 2 मतलब ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख के आएगा हमारे आउटपुट में, ठीक है। तो मैंने रन किया, देखिए ट्यूसडे और वेडनेसडे लिख के आया हमारे आउटपुट में, ठीक है। उसके बाद मैं अगर यहाँ से भी ब्रेक हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हटा दूंगा तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनवैलिड डे तीनों प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। मैं रन करूँ, देखो रन किया मैंने तो देखो ट्यूसडे, वेडनेसडे और इनवैलिड डे तीनों प्रिंट होके आ गया, ठीक है। इससे आप समझ पा रहे हैं कि ब्रेक लगाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप किसी केस के बाद ब्रेक लगाएंगे तभी वो केस के बाद ब्रेक मिलने के बाद हम इस स्विच से बाहर निकल पाएंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने ब्रेक लगा दिया है। अब मैं दोबारा कोड को रन करूँगा तो ट्यूसडे हमारा आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए, जो कि हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम स्विच केस का उपयोग करते हैं और काफ़ी यूज़फुल होता है ये।
तो इसलिए आप लोग जब भी ज़रूरत पड़े इसका उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद देखिए एक मन में सवाल आ सकता है कि इफ़ एल्स और स्विच में क्या डिफरेंस होता है। मतलब इफ़ एल्स भी तो हमारा वही काम कर रहा है जो स्विच कर रहा था, मतलब कंडीशन के हिसाब से कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा था। तो एक बार हम डिफरेंस देख लेते हैं कि इफ़ एल्स और स्विच में डिफरेंस क्या होता है। जब हम इफ़ एल्स की बात करते हैं तो कंडीशंस कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं जब हम इफ़ एल्स का उपयोग करते हैं, और जब हम यहाँ पे कंडीशंस लिखते हैं इफ़ एल्स में तो हम यहाँ कंडीशंस को थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं। मतलब हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस लिख सकते हैं किसमें, इफ़ एल्स में। फिक्स्ड वैल्यू पर काम करता है, लेकिन जो स्विच होता है वो यहाँ पे उसको एक फिक्स वैल्यू चाहिए, इस वैल्यू के आधार पर वो केस मैच करेगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कंडीशन लिखनी हो तो आप इफ़ एल्स का उपयोग करो, और फिक्स्ड वैल्यू पर काम करना हो तो आप स्विच का उपयोग करो। रिलेशनल लॉजिकल ऑपरेटर्स अलाउ होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स अलाउ नहीं होते। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर कौन से होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर होता है ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू, ये सारे क्या कहलाते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपका और हो गया, ठीक है, एंड हो गया और नॉट हो गया, ये सारे क्या कहलाते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। तो जब हम इफ एल्स यूज़ करते हैं तो रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेटर दोनों ही अलाउ होते हैं, लेकिन स्विच में हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई भी तरह का कंपैरिजन नहीं करता, कौन, स्विच केस। ठीक है, तो ध्यान रखना जब भी हम स्विच केस उपयोग करेंगे तो हम ये सारे ऑपरेटर्स का उपयोग नहीं कर सकते, रिलेशनल ऑपरेटर का उपयोग नहीं कर सकते। उसके बाद में इफ एल्स की बात करें तो स्लो होता है, और जो स्विच होता है वो फास्टर फॉर मीनू ड्रिवन प्रोग्राम्स। अगर आपके प्रोग्राम मीनू ड्रिवन है, मीनू ड्रिवन मतलब कि आपने यूज़र को एक मीनू दे दिया है, अब यूज़र से आप बोल रहे हैं कि इनमें से आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। जैसे कि जब हम व्हाट्सएप भी चलाते हैं तो हमने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए कि आपको सिलेंडर बुक करना है, ठीक है, गैस का सिलेंडर बुक करना है, तो व्हाट्सएप में भी वो सर्विस आती है, तो वो आपसे बोलते हैं कि अगर आपको बुक करना है तो आप 1 प्रेस करिए, है ना, अगर आपको कुछ और सर्विस चाहिए तो 2 प्रेस करिए, ऐसे करके एक लंबी सी लिस्ट रहती है और हमें 1 2 3 4 ऐसा प्रेस करना पड़ता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मीनू ड्रिवन प्रोग्राम। तो अगर आपको मीनू ड्रिवन प्रोग्राम बनाना है तब आपको स्विच उपयोग करना चाहिए, और अदर केसेस में आपको इफ एल्स का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आप देखिए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का उपयोग रियल लाइफ में कहाँ कहाँ होता है, रिजल्ट ग्रेडिंग सिस्टम में होता है, एटीएम मशीन लॉजिक में होता है, मेनू ड्रिवन प्रोग्राम्स में हो सकता है, एलिजिबिलिटी चेकिंग में, जैसे वोट के लिए, एग्ज़ाम के लिए, जॉब के लिए, अगर आप चेक करना चाहते हो कि कोई एलिजिबल है कि नहीं, तब वहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट का ही उपयोग किया जाता है। गेम और अदर एप्लीकेशंस में भी कंडीशनल स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। मतलब आप ये समझ लो कि अगर आपको कोई यूज़फुल प्रोग्राम बनाना है तो बिना कंडीशनल स्टेटमेंट के आप कोई भी यूज़फुल प्रोग्राम नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, कंडीशन हमेशा ट्रू या फॉल्स होती है, तो जब भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिखोगे तो कंडीशन है तो ट्रू होगी तो फॉल्स होगी। ब्रेसेस लगाएंगे तो अच्छी बात है, ब्रेसेस से क्या होता है, कोड हमारा क्लियर बनता है। ब्रेक स्विच में बहुत ज़रूरी होता है, जैसे कि हमने देख भी लिया। लूप से पहले कंडीशंस का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप लूप शुरू करना चाहते हैं तो लूप से पहले आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में ही आप लूप्स के बारे में पढ़िए। ठीक है, तो कंक्लूड करते हैं आज के इस वीडियो को। आज के इस वीडियो में हमने समझा कंडीशनल स्टेटमेंट सी प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन ऑफ लॉजिक है। मतलब लॉजिक जब आप बात करते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो लॉजिक का फाउंडेशन ये कंडीशनल स्टेटमेंट ही है। मतलब जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तब आप में धीरे धीरे लॉजिक बिल्ड होगा। ठीक है, लॉजिक बिल्ड करने का तरीका प्रैक्टिस ही है। इन्हें अच्छे से समझ लिया तो आगे के टॉपिक्स आसान लगेंगे। बिल्कुल, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा लॉजिक उतना स्ट्रॉन्ग, यही बात मैं बताना चाह रहा था कि लॉजिक आपका उतना ही अच्छा होगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। मतलब लॉजिक बिल्ड करने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, सीधे सीधे प्रैक्टिस, आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ही आपका लॉजिक बिल्ड होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो यूज़फुल लगा तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल को, और इसके अलावा मैं नोट्स भी शेयर करता हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो आप अगर उन नोट्स को एक्सेस करना चाहें तो देखिए ये गूगल ड्राइव की लिंक है, यहाँ पे आपको आप
आपके विषय से रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे। आप उन नोट्स से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं हर सेमेस्टर में और भी नोट्स अपडेट करते रहता हूँ, तो आप इसको देखते रहेंगे तो आपको अपडेटेड नोट्स भी मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करें चैनल को। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।